Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will discuss about organization structure. Actually, organization का मतलब ही structure होता है. यानी कि अगर हम अपने human resources को एक structure में बांट रहे हैं तो इस process को ही तो basically organizing बोलते हैं. अब आप सोच के देखो ना कि सपोज आपकी एक स्कूल की असेंबली है और उसमें से 500 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब हुआ? कैसे आप ऑर्गेनाइज करोगे 500 स्टूडेंट्स को? उनको आप डिवाइड करोगे ना. पूरे 500 बच्चे एक साथ खड़े हैं तो पता ही नहीं कौन किस क्लास का है, कौन स्ट्रीम का है, कौन कॉमर्स आर्ट साइंस का है, या कौन जूनियर है, कौन 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 है, पता ही नहीं चलेगा. सो वी डिवाइड देम एंड ट्राई टू क्रिएट देयर बॉस और समथिंग लाइक दैट. ऐसे ही हम बिजनेस में भी सोच सकते हैं. सपोज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज 300 पीपल. ना 300 लोग ऐसा नहीं करेंगे कि जो ठीक लग रहा है वो काम कर रहे हैं. सो देयर विल बी अ स्ट्रक्चरिंग, मींस देयर विल बी डिवीजन, डिपार्टमेंटलाइजेशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. उनको हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग, बस दैट इज स्ट्रक्चर. दिस इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. उनका फिर एक बॉस होगा, बॉस के नीचे और छोटे छोटे बॉसेस होंगे, फिर बॉसेस के नीचे जूनियर्स होंगे, जूनियर्स के नीचे और असिस्टेंट्स होंगे एंड सो ऑन. पहले ह्यूमन स्ट्रक्चरिंग होगी, फिर उनके हिसाब से उनको वर्क एलोकेशन होगा एज पर देयर एक्सपीरियंस, एज पर द प्रोडक्ट्स, लोकेलिटी, लोकेशन एंड सो मेनी थिंग्स. देन रिसोर्सेज एलोकेशन होगी, मनी, मटीरियल, मशीन्स एंड सो ऑन. दैट इज ऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो यहां पर आपकी बुक में क्या लिखा है? आपकी बुक में लिखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिनोट्स मींस इंडिकेट्स द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप. कौन किसका बॉस है, कौन किसका जूनियर, among the positions and jobs within an organization. It provides the basis on which managers and non-managerial employee perform the job assigned to them. मतलब कौन क्या काम करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे काम करवाएगा and all that. So it refers to the framework. आप समझ रहे हैं? framework. फ्रेम क्या होता है? आप देखो ना, किसी भी एक फोटो को फ्रेम में डाल दो, मतलब एक बाउंड्री हो गई, उसके अंदर वो चिपक गई. सो फ्रेम एक, समझ रहे हैं, एक आउटर लाइन हो गई. So that demarcation, that is the framework. इसमें जो है managerial and operating tasks are performed. It specifies the relationships between people, work and resources. You know, now we have to establish the relationship with resources also. You can understand the relationship between people. Now you also start thinking about the relationship between work and resources. अब आप production करोगे तभी तो marketing के लोगों के पास पहुंचेगा. अगर फाइनेंस वाला पैसा इकट्ठा करेगा तभी तो कुछ होगा. स्टाफिंग वाला स्टाफ अपॉइंट करेगा तो लोग काम करेंगे. तो कहीं ना कहीं अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट देयर हैज टू बी अ रिलेशनशिप. सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज. विदाउट रिसोर्सेज नोबडी कैन वर्क. सो ये सारा पूरा एक, यू कैन से, सिस्टम. दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है ना. इन्होंने कहा ये डायनामिक भी होना चाहिए. बिल्कुल, ये नहीं है कि एक बार बना दिया तो आपको ओहो. अब मैंने आपको पहले बोला था, समटाइम क्या होगा कि सपोज वी आर डीलिंग विद 4 प्रोडक्ट्स. जस्ट ट्राई टू इमेजिन अ सिचुएशन व्हाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नीड्स टू बी डायनामिक. व्हाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड. सपोज हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, ऑल आर इन गुड डिमांड. सो व्हाट वी डिड, हमने अपने सारे रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को, मशीन्स को, ऑफिस स्पेस को, सब चीजों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. नाउ ऑल ऑफ ए सडन एक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई चली गई, और ऐसे ही इमेजिन कर लो कि एक प्रोडक्ट की थोड़ी लो हो गई. यानी कि टोटल 4 प्रोडक्ट थे. मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से एक प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी हाई चली गई, एक की थोड़ी लो हो गई, 2 की जैसी थी वैसी गई. सो दैट मीन्स आवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ कि जिसकी लो हो गई डिमांड, वहां से थोड़ा सा तो स्टाफ फ्री हो गया होगा ना कंपैरेटिवली, और उधर डिमांड बढ़ गई जिधर डिमांड हाई हो गई. तो दैट शिफ्ट इज रिक्वायर्ड, दैट चेंज, दैट एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एज पर द सिचुएशन कंडीशंस. That is why we say that the good organization structure should be dynamic. ठीक है ना. यहां पर पीटर ड्रकर की डेफिनेशन दी है that organization structure is an indispensable. indispensable का मतलब समझते हो आप कि भाई इसके बिना गुजारा नहीं है, स्पेशली इन बिग ऑर्गेनाइजेशन. छोटे कंपनी में तो काम चल जाएगा, लेकिन एक बड़ी कंपनी में अगर आपका स्ट्रक्चरिंग नहीं है तो नहीं हो पाएगा काम. बहुत सारे लोग जब काम करते हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप खुद ही सोचो, अगर एक फुटबॉल मैच में, क्रिकेट मैच में सिर्फ 11 ही लोग होते हैं, लेकिन वहां भी स्ट्रक्चरिंग ना हो, हर कोई सोचेगा मुझे बॉलिंग करनी है, मुझे कीपिंग करनी है, मुझे बैटिंग करनी है. या फुटबॉल मैच है तो हर कोई सोचेगा मुझे गोल कीपिंग करनी है, मुझे बैकवर्ड रहना है, फॉरवर्ड रहना है, या मिडिल को पता नहीं क्या बोलते हैं, शायद मिडिल कुछ बोलते होंगे. तो अब कैसे होगा? तो दैट स्ट्रक्चरिंग इज रिक्वायर्ड मोर और लेस. हाँ, इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ. मैच के दौरान भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो पहले से स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे ना, कौन कहां खेलेगा. ऐसे कंपनी में भी कौन फाइनेंस देखेगा, कौन प्रोडक्शन देखेगा, कौन मार्केटिंग देखेगा, पहले से डिफाइन तो करो. सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसिबल थिंग.
रॉन्ग स्ट्रक्चर उसने कहा कि आपकी इंपेयर कर देगा बिजनेस परफॉर्मेंस। इंपेयर मींस रिड्यूस, खराब करेगा, वेस्ट कर देगा। यहां तक आ गया कि इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है अगर आपने स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बनाया। अगर इफ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव ए प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग तो समझ लो सब गड़बड़ है, फिर काम नहीं चलेगा। नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जरूरत तो है ही भैया, अभी तो मैंने बताया इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। सो डेफिनेटली देयर इज ए नीड, है ना। और इसने कहा कि कब ज्यादा जरूरत है, व्हेन द बिजनेस ग्रोज बियॉन्ड अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। नेचुरली देखो भैया, छोटे बिजनेस में इतना ही ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है, वहां तो काम चल जाएगा। 2-3 इंप्लॉइज हैं भाई, तू ये कर ले, तू ये कर ले, खत्म। लेकिन अगर 200 इंप्लॉइज हैं, 2000 इंप्लॉइज हैं, 20,000 इंप्लॉइज हैं, इवन आप सोचो रेलवेज और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहां लाखों के हिसाब से इंप्लॉइज हैं, सोच के देखो, वहां अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ना हो तो काम ही नहीं हो सकता सर जी। वहां ऐसे थोड़ी इतनी बड़ी कंपनी चल रही है तो वो कोई भी कुछ भी कर लेगा। यू नीड ए प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग। यही बात नीचे लिखी है, इन केस ऑफ वन मैन शो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नॉट नीडेड। वहां तो एक ही आदमी को काम करना है। बट व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज, जब एक कंपनी बड़ी हो जाती है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग टाइप के हैं। अच्छा, छोटी कंपनी होगी, आप समझ भी लोगे कौन क्या है, उसकी क्या आदतें हैं। बड़ी कंपनी में जो रियल बॉस है उसको तो पता ही नहीं कि उसकी कंपनी में कौन कौन से इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, उसके लिए तो सिर्फ एक नामों की लिस्ट होगी। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर के थ्रू अपने जूनियर को कोऑर्डिनेट करेगा, जूनियर अपने जूनियर को करेगा, एंड सो ऑन। तो कोई भी मैसेज अगर स्टाफ तक पहुंचना है तो वो हिरार्की में ही आएगा, और क्या तरीका है। सो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट। दैट मींस पॉजिटिवली अगर इसको बोलूं, सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो ये इन्होंने लिखा है, इन ऑर्डर टू फंक्शन स्मूथली। अगर आप चाहते हो कि ढंग से आपका काम हो तो एक स्ट्रक्चर बनाओ। एनवायरमेंटल चेंजेस आपको अगर फील करना, बिजनेस एनवायरमेंट तो आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, किसी भी तरह का कोई भी चेंज आ जाता है, टेक्नोलॉजी का, गवर्नमेंट का, कंपटीटर का, प्राइसिंग का, नेचुरल क्लैमिटी का, तो आपका स्ट्रक्चर अगर पूरा तैयार है और वो किसी भी चेंज को अडेप्ट कर सकता है, तब तो आप बचोगे, नहीं तो गए। सो इन दिस डायनेमिक एनवायरमेंट मैनेजमेंट मस्ट कंटिन्यूसली रिव्यू इट्स प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो तो है, सो दैट the structure can be or should be periodically updated। ये आपको देखना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियसली जिस डिपार्टमेंट में काम ज्यादा है वहां ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, वहां ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। कोई कोई डिपार्टमेंट हो सकता है आपको बंद भी करना पड़े, इट ऑल हैपेंस। सो डेफिनेटली कोरिलेशन, एक दूसरे से जो रिलेशनशिप है, कोऑर्डिनेशन, ताकि सब लोग मिलकर प्रॉपर्ली काम करें और हमारे ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे से रिजल्ट्स लाएं, उसके लिए स्ट्रक्चरिंग तो चाहिए। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, अभी हम डिस्कस कर ही आए हैं कि इट इंश्योर्स अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, तो पता ही नहीं चलेगा कौन किसको क्या कम्युनिकेट करे। बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन, जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर बेटर कंट्रोल होगा, बेटर कमांड होगी, बेटर रिजल्ट्स होंगे, मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव, है ना। ये बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क व्हिच एनेबल्स द एंटरप्राइज टू फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट। इंटीग्रेटेड यूनिट का मतलब सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं ना। ये तो हमने पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेशन में भी, कि व्हेन देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट। यानी कि सब अलग अलग भाग रहे हैं और किसी का यही नहीं पता चल रहा। नाउ एवरीवन हैज टू वर्क फॉर अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो इंटीग्रेटेड यूनिट के लिए यू नीड बेटर कोऑर्डिनेशन, एंड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन यू नीड ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, राइट। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका कैसे क्रिएट होता है, आई थिंक इसमें तो कोई मुश्किल नहीं, मैंने आपको बता ही दिया। अल्टीमेटली जो बेसिक एक्टिविटीज है ना, उनको तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा ना। बेसिक एक्टिविटीज हमेशा याद रखना क्या होती है, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एट द मोस्ट परचेजिंग, स्टाफिंग। These are the 4-5 basic activities. So you have to create a structure. Then इन 5 heads जो मैंने भी आपको बताया, इनके नीचे आप डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं, उसी के हिसाब से ये आपका डिपेंड करेगा। इसलिए इन्होंने यही बात कही है, एक टर्म आई है, इसको समझना होगा। This is span of management. It refers to the number of subordinates that can effectively be managed by superior. अब मैं बहुत इंटेलिजेंट मैनेजर हूं मान लो, तब भी मैं 10 आदमियों को हैंडल कर लूंगा, 20 को कर लूंगा। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 2000 लोग हैं तो उसका मतलब मैनेजर भी कम से कम 100 होंगे। अब 100 के 100 सेम लेवल के मैनेजर्स नहीं हो सकते, तो इसका मतलब हिरार्की बड़ी होगी। एक टॉप बॉस होगा, माना था जनरल मैनेजर या चीफ मैनेजर, फिर उसके नीचे रिस्पेक्टिव मैनेजर्स होंगे अपने अपने एरिया के, मार्केटिंग मैनेजर, यू नो लाइक दैट, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड सो ऑन। फिर उनके नीचे 3-4 बड़े बड़े असिस्टेंट मैनेजर्स और समथिंग लाइक दैट होंगे, फिर उनके नीचे स्टाफ आना शुरू होगा, और शायद ये और भी गहराई तक जा सकता है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। और ये किस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल लोग कितने हैं।
उसी पे तो डिपेंड करेगा ना कि आपको किस, अब जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल देके ये बनाया, आपकी बुक में भी दिया हुआ ये, मैं इसको थोड़ा छोटा करूं ताकि एक पेज पे मैं आपको दिखा सकूं। कुछ हद तक। अब यहां पर देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से शुरू होके, सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, जैसे मैंने कहा, मैंने चीफ मैनेजर का एग्जांपल लिया था, आपकी बुक इस तरह से चल रही है। नाउ इसके अंदर अब उन्होंने बना दिया एक प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। अब इनके नीचे अलग अलग लोग आ गए। प्रोडक्शन में बात करें तो एक फैक्ट्री का बना दिया, एक स्टोर का बना दिया। स्टोर आप समझते हैं ना, बने हुए माल का, फैक्ट्री जो बना रहा है, स्टोर जो बने हुए माल को संभाल रहा है। परचेज मैनेजर में तो इन्होंने ज्यादा कुछ दिमाग लगाया नहीं, परचेज ऑफिसर, परचेज असिस्टेंट बना दिया। फाइनेंस मैनेजर में दो इन्होंने बना दिया, अकाउंटिंग कर रहा है, एक उसकी चेकिंग कर रहा है। ऑडिट मैनेजर मींस द वन हु इज डूइंग द चेकिंग। एंड मार्केटिंग के अंदर एक सेल्स का, एक रिसर्च माने देख रहे हैं कि कैसे हम सेल्स को बढ़ाएं, एंड सो ऑन। सो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बट ये स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा, नंबर ऑफ इंप्लॉइज पे। अगर 20 इंप्लॉइज की ऑर्गेनाइजेशन है तो इतने बड़े स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, और 2000 इंप्लॉइज की ऑर्गेनाइजेशन है तो इतने छोटे स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा और बहुत सारे लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे। So the organization structure, the span of management, that means depends on what? Depends on the number of employees. But yes, in a organization of a suitable minimum size, you can say, after a certain size, the organization has to adopt the organizational structure, right? चलिए हम अपना डिस्कशन जो है इसके आगे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स पे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।